हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रजिस्टिविटी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया था। ओम्स लॉ में हमने रजिस्टिविटी की जो टर्म थी वो ओम्स लॉ के जो डेरिवेशन किया था उसमें रजिस्टिविटी की टर्म आई थी। रजिस्टिविटी की टर्म क्या थी? आपकी वन अपॉन सिग्मा वन अपॉन कंडक्टिविटी। ठीक है, तो रजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? एक तो बहुत सिंपल तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो, जो हमारा रजिस्टिविटी का जो हमारा रिलेशन था रेजिस्टेंस के साथ, वो क्या था? रेजिस्टेंस का और रजिस्टिविटी का जो रिलेशन आया था हमारा, दिस इज रो लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब ये आपका रेजिस्टेंस है। अगर आपकी लेंथ 1 है, मतलब यूनिट है, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट है, 1 है, तो आपकी जो रजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी? रजिस्टिविटी। तो अगर यहाँ पे लेंथ 1 यूनिट ले लें, एरिया यूनिट ले लें, तो आपकी अगर ये आपका 1 है, एरिया अगर आपका यूनिट है, तो आपकी जो रजिस्टिविटी है किसके बराबर हो जाएगी? रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। और यही हमने स्टेटमेंट लिखी यहाँ पे, यही इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग लेंथ यूनिट हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेजिस्टेंस उसकी, रजिस्टिविटी उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट क्या होगी रजिस्टिविटी की? एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, देखो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम है। एरिया को इधर ले आओ, अगर मैं यहाँ से, अगर आप ये रिलेशन देख लो, जो आपका रजिस्टिविटी है ये किसके बराबर है? रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। तो ओम इसकी एसआई यूनिट है, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, तो ओम मीटर हो जाएगी। दिस इज सिंबल ऑफ ओम एंड दिस इज सिंबल ऑफ मीटर, तो ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर इज द एसआई यूनिट। ओम मीटर एसआई यूनिट इसकी रजिस्टिविटी की। ठीक है, उसके बाद जो आपकी रजिस्टिविटी है, जो रजिस्टिविटी है, आपसे इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा रजिस्टिविटी का। तो डायमेंशन फॉर्मूला भी आप इजीली लिख सकते हो और आप खुद इसकी प्रैक्टिस करोगे। डायमेंशन फॉर्मूला आप खुद इसको लिख कर देखोगे, डायमेंशन फॉर्मूले को। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा भाई, जो आपकी रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी एक आपका जो मटेरियल है, आपका जो कंडक्टर है, उसकी प्रॉपर्टी है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जो रजिस्टिविटी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और एक नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रजिस्टिविटी होती है। तो रजिस्टिविटी के बेस पे देखते हैं किस मटेरियल की क्या रजिस्टिविटी होती है। अगर मैं मेटल्स की बात करूं, मेटल्स आर कंडक्टर, मेटल्स आर कंडक्टर। तो कंडक्टर्स की जो रजिस्टिविटी होती है, या मेटल्स की जो रजिस्टिविटी होती है, मेटल्स जैसे आपका सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनकी रजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ही कम होती है। और ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है। रजिस्टिविटी कम होगी तो उसमें कंडक्टिविटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसमें इजीली करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो मेटल्स की जो रजिस्टिविटी है उसकी जो रेंज है, दिस इज, मैं यहाँ पे रेंज की बात करूँगा। रेंज, मेटल्स की जो रेंज होती है रजिस्टिविटी की, इट इज 10⁻⁻8 टू ओम मीटर, ये ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये रेंज है आपकी मेटल्स की रजिस्टिविटी की। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं अलॉय, अलॉय की रजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है। और अलॉय जैसे आपका निक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है, ठीक है, बहुत सारे अलॉयज हैं। तो इनकी जो रजिस्टिविटी होती है उसकी रेंज क्या होती है? रजिस्टिविटी की रेंज यहाँ से स्टार्ट कर दो इसको, 10⁻⁻6 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 मीटर ओम मीटर टू
10⁻⁻6 ओम मीटर टू 10⁻⁻5। ये रेंज आपको याद रखनी है। मेटल की रेंज 10⁻8 ओम मीटर टू 10⁻6 ओम मीटर। अलॉयज की रेंज 10⁻6 ओम मीटर टू 10⁻5 ओम मीटर। उसके बाद बात करेंगे हम सेमीकंडक्टर्स की। जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी रेंज क्या होती है रेजिस्टिविटी की। सेमीकंडक्टर्स, मेटल्स आर कंडक्टर, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। तो कंडक्टर की अगर आपसे रेंज पूछे तो आपको ये मेटल वाली रेंज बतानी है। ठीक है, सेमीकंडक्टर की जो रेंज है दिस इज 10⁻⁻5 टू 10⁻⁻5 ओम मीटर टू 10⁻3। काफ़ी वाइड रेंज है देखो इसकी सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी तो बहुत ज़्यादा हो गई, 10⁻+3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी हाई रेजिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की। ठीक है, सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो नहीं करता, बहुत माइन्यूट सा करंट फ्लो करेगा, काफ़ी हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेंज है इसकी -5 टू 10⁻3 ओम मीटर तक। उसके बाद फोर्थ आपका है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की जो रेंज है, सॉरी इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स की जो रेंज है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई, 10⁻10 ओम मीटर टू 10⁻14 से भी, जैसे हम अगर रबड़ की बात करें तो 10⁻16 होती है वहाँ उसकी, तो 16 इसकी जो है मैक्सिमम रेजिस्टिविटी, यहाँ ये रेंज है इसकी। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा, कंडक्टर की या मेटल की 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर। उसके बाद अलॉय स्टार्ट हो जाता है आपका 10⁻6 से 10⁻5। ठीक है, उसके बाद सेमीकंडक्टर 10⁻5 से 10⁻3। इंसुलेटर की 10⁻10 से 10⁻16। तो ये है रेजिस्टिविटी की रेंज, इसको आपको याद रखना है रेजिस्टिविटी की रेंज को। ठीक है, उसके बाद जो रेजिस्टिविटी के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं, आपके जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो बन सकते हैं, आपने 10th में भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। अगर न्यूमेरिकल बनेंगे तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल बनेंगे आपके, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, इनमें से आपको 3 वैल्यू गिवन होंगी और 1 वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल बनेंगे इसके ऊपर, और आप इसमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना इस फॉर्मूले पे जो न्यूमेरिकल बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका रेजिस्टिविटी में, वो है रेजिस्टिविटी जो आपकी किस किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, एंड सेकंड आपका है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज। रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट होती है, कैसे बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या रिलेशन है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का, यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। तो देखो, मान लो कि अपने पास कोई भी आपके पास कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है आपके पास,
तो टी नोट टेम्परेचर पे मान लो उसकी रजिस्टिविटी है रो नोट। टी नोट टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी क्या है, रो नोट रजिस्टिविटी है, ठीक है। अब किसी टी टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी मान लेते हैं क्या है, रो रजिस्टिविटी है। टी नोट पे रो नोट और टी टेम्परेचर पे रो रजिस्टिविटी है, ठीक है। अब मान लो आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है, आपने टेम्परेचर को क्या किया है, इंक्रीज किया है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टी माइनस टी नोट। इतना आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो रजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा, तो रजिस्टिविटी में जो चेंज आएगा, चेंज इन रजिस्टिविटी, ये किसके बराबर हो जाएगा, टी टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी माइनस टी नोट पे रजिस्टिविटी। तो जो रजिस्टिविटी में जो चेंज है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे ये आपका प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर देंगे और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ये जो कांस्टेंट है इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, रो नोट डेल्टा टी। देखो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ इसको। आपका जब टेम्परेचर क्या था, टी नोट, तो रजिस्टिविटी क्या थी आपकी कंडक्टर की, रो नोट। अब आपने टेम्परेचर कितना चेंज कर दिया, टी नोट से टी टेम्परेचर हो गया, तो इस टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी क्या है, रो रजिस्टिविटी है, ठीक है। तो अपने टेम्परेचर में कितना चेंज किया, टी माइनस टी नोट, और रजिस्टिविटी में कितना चेंज किया, रो माइनस रो नोट, तो रजिस्टिविटी आपकी कितनी चेंज होगी। तो जो चेंज रजिस्टिविटी में आया है, दिस चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नोट, मतलब जो इनिशियली जो रजिस्टिविटी थी वो, इनटू चेंज इन टेम्परेचर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने कांस्टेंट ऐड कर दिया अल्फा, और इसका नाम क्या है, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, दिस इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। इसकी वैल्यू, ये जो अल्फा आपका है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। आपका जो कंडक्टर है उसका मटेरियल कौन सा है, अलग अलग मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू अलग अलग होगी। सिल्वर के लिए अलग होगी, टंगस्टन के लिए अलग होगी, आपकी भाई आयरन के लिए अलग होगी, कॉपर के लिए अलग होगी। तो ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, दिस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। और ये आपको गिवन होगी अलग अलग मटेरियल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब डेल्टा रो की जगह क्या रखूंगा मैं, डेल्टा रो चेंज इन रजिस्टिविटी, रो माइनस रो नोट इज इक्वल टू अल्फा रो नोट डेल्टा टी को लिख दो टी माइनस टी नोट, ठीक है। अब इस रो नोट को इधर ले जाओ, तो रो इज इक्वल टू रो नोट प्लस अल्फा रो नोट 1 टी माइनस टी नोट, ये आ गया। रजिस्टिविटी इज इक्वल टू, यहाँ से रो नोट कॉमन आ जाएगा आपका, रो नोट और 1 प्लस अल्फा, और इसको क्या लिख देंगे, टी माइनस टी नोट, दिस इज टी माइनस टी नोट। तो ये हमारा रिलेशन आ गया रजिस्टिविटी का और टेम्परेचर का, ठीक है। रजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी, रजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर टी नोट 1 प्लस अल्फा एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आपका रिलेशन आ गया रजिस्टिविटी का। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर ऐसे ही हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस के लिए अगर फॉर्मूला देखें टेम्परेचर का, भाई रजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है वो हमने देख लिया, रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। तो इस फॉर्मूले में अगर इसको हम क्या कर दें, L से मल्टीप्लाई कर दें, कंडक्टर की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, और एरिया से डिवाइड कर दें, तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी आपकी। तो सिमिलरली
जो आपका फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का है, ऐसे ही हम इसको रेजिस्टेंस के लिए भी लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला आपका रेजिस्टेंस के लिए भी है। देखो मैंने कैसे बनाया ये फॉर्मूला, एक बार फिर से देख लो। रेजिस्टिविटी को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, दोनों साइड मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे रो एल हो गया। अब यहाँ पे भी एल आ गया आपका, रो नोट एल हो गया। अब फिर मैंने दोनों साइड ए से डिवाइड कर दिया, इधर भी ए से डिवाइड कर दिया, तो ये आपकी होगी आर और ये आपका हो गया आर नोट। फिर हमारा ये फॉर्मूला में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे अभी। किस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कैसे एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, इस फॉर्मूले पे काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। इसमें देखो क्या दे रखा है, इस न्यूमेरिकल में आपको दे रखा है, मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ स्टेटमेंट को। द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ओम। इसमें दे रखा है कि आइस पॉइंट के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो आपकी 5 ओम है। आइस पॉइंट का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस आइस पॉइंट होता है आपका। और आइस पॉइंट ये आपका क्या होगा, टेम्परेचर टी नोट हो गया। ठीक है, तो टी नोट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। टी नोट टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, इसको हम बोलेंगे आर नोट। रेजिस्टेंस कितनी है, आर नोट, और ये 5 ओम दे रखी है। ठीक है, इसमें गिवन है आइस पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो आइस पॉइंट का मतलब है आपका टी नोट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है एट स्टीम पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है 5.23 ओम। स्टीम पॉइंट का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम पॉइंट, आपका जो स्टीम पॉइंट होता है, दिस इज स्टीम पॉइंट, मतलब टी टेम्परेचर पे स्टीम पॉइंट है आपका। आप इसको ऐसा करो, इसको कोई टी नोट नहीं है, हम इसको T1 मान लेते हैं, टी नोट 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, और इसको भी टी नोट 2 मान लेते हैं, यहाँ पे टी नोट 2। ठीक है, इसको आर नोट 1 मान लेते हैं। और ये आपका स्टीम पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो टी नोट 1, यहाँ पे 2 रेफरेंस टेम्परेचर दे रखे हैं, एक आइस पॉइंट और एक स्टीम पॉइंट। तो पहला रेफरेंस टेम्परेचर आपका है टी नोट 1। टी नोट 1 पे रेजिस्टेंस कितनी है आपकी, 5 ओम है, आर नोट 1 5 ओम है। स्टीम पॉइंट टी नोट 2 सेकेंड रेफरेंस टेम्परेचर आपका है 100 डिग्री सेल्सियस, और इस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, इसको हम बोलेंगे आपकी आर नोट 2। दिस इज 5.23 ओम, ये रेजिस्टेंस दे रखी है। आगे इसमें क्या दे रखा है इसने कि व्हेन थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन ए हॉट बाथ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज 5.795 ओम। किसी टी टेम्परेचर पे, मान लो लेट T इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ, उसको किस में डुबो दिया, थर्मोमीटर को किस में डुबो दिया, हॉट बाथ में डुबो दिया। मान लो उसका टेम्परेचर कितना है, T है। तो जब उसको हॉट बाथ में डुबो दिया, तब थर्मोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, 5.795। तो T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितनी है, R, T पे मान लेंगे R, तो R इज इक्वल टू 5.795 ओम, ये दे रखा है। तो 3 अलग अलग टेम्परेचर पे हमें रेजिस्टेंस पता है। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, हमें T की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ द बाथ, ये हमें निकालना है। तो ये इसमें इतना कुछ दे रखा है। ठीक है, और ये आपकी NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का सोल्ड एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो इसमें ये कुछ दे रखा है। अब देखो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे।
सॉल्यूशन जो है इसका, कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। आपको तरीका समझना है, अप्रोच को समझना है, क्वेश्चंस को रटना नहीं है। अगर आपको अप्रोच समझ में आ गई तो आप सारे क्वेश्चन अपने आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखो हमें t की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हम 2 बार इस इक्वेशन को लिखेंगे, r इज इक्वल टू r और आपका जो 1 प्लस अल्फा t माइनस टी नोट 1, ठीक है। तो टी नोट 1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आपकी है R नोट 1, क्या है आपकी R नोट 1, और आपकी टी टेम्परेचर पे क्या है R रेजिस्टेंस है। तो ये वैल्यू भी आपके पास है, ये वैल्यू भी आपके पास है, ये वैल्यू नहीं है अपने पास, ये एक अननोन है। दूसरी इक्वेशन ऐसे ही R इज इक्वल टू R नोट 2 जो सेकंड रेफरेंस टेम्परेचर पे है अल्फा टी माइनस टी नोट 2। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसमें हमारे पास कितने अननोन हैं, सिर्फ इसमें 2 अननोन अपने पास, टी भी अननोन है और अल्फा भी अननोन है। तो 2 इक्वेशन आ गई अपने पास, 2 अननोन आ गई। देखो आर की वैल्यू दे रखी है, आर नोट 1 की वैल्यू दे रखी है, ये आपकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5.795, ठीक है। ये कितनी दे रखी है 5, ये कितनी दे रखी है 5.23, और टी नोट 1 0 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस। तो अननोन के आपके 2 अननोन हैं, 2 आपके पास इक्वेशन है। तो इनको किसी भी तरीके से सोल्व करो, अपनी मर्जी है। हमें क्या निकालना है, 2 अननोन की वैल्यू निकालनी है, हमें टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो किस तरीके से इनको हम सोल्व करेंगे, यहाँ मैं क्या करता हूँ, पहले इस इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, पहली इक्वेशन को r, इसको आप इधर ले आओ, r माइनस r नोट 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, मतलब पहले मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, फिर मैं इसको इधर लेके आया हूँ, तो ये आपका हो जाएगा r नोट 1 t माइनस टी नोट 1। ये इक्वेशन हमारी इसके बराबर हो गई। ऐसे ही देखो यहाँ पे अल्फा भी है आपका, r नोट, यहाँ पे आपका अल्फा भी है, r नोट अल्फा t माइनस टी नोट 1, ये इक्वेशन होगी आपकी, ठीक है। तो अब ऐसे ही इसको भी दोबारा लिख लो, इस इक्वेशन को भी ऐसे लिख लो, r माइनस r नोट 2 इज इक्वल टू r नोट 2 अल्फा t माइनस टी नोट 2, ये आ गया। अब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो r माइनस r नोट 1 अपॉन r माइनस r नोट 2 इज इक्वल टू r नोट 1 अपॉन r नोट 2, और यहाँ पे हमारा है t माइनस टी नोट 1 और t माइनस टी नोट 2, ठीक है। तो इस टर्म को आप इधर ले जाओ, यहाँ पर ये बच जाएगा सिर्फ, तो इसको मैं इधर ले जाऊँगा, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t माइनस टी नोट 1 अपॉन t माइनस टी नोट 2 इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा r माइनस r नोट 1 इंटू r नोट 2 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा आपका r माइनस r नोट 2 इंटू r नोट 1, ठीक है। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, बाकी सारी वैल्यू आपके पास है, t की वैल्यू नहीं है, तो सारी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो t की वैल्यू यहाँ से आपकी जो आएगी, ये आएगी आपकी 345.65 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेशन है इसमें, देखो आपको मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये वैल्यू पुट करनी है, फिर उसको सोल्व करना है। मैथमेटिक्स है इसमें, लेकिन और कोई शॉर्टेस्ट मेथड हमारे पास नहीं है, सिर्फ हम इसी तरीके से, इसी अप्रोच से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पहले हमने क्या कर लिया, ये इक्वेशन लिख ली, r इज इक्वल टू r नोट 1, ठीक है। आपकी r नोट 1 रेजिस्टेंस है t नोट 1 टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन लिख ली हमने, ठीक है। अब ऐसे ही हमने एक बार तो हमने क्या कर लिया, t नोट 1 को रेफरेंस टेम्परेचर मान लिया,
फिर हमने इसको रेफरेंस टेम्परेचर मान लिया T02 को, ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है स्टीम पॉइंट, और इसके ऊपर रेजिस्टेंस दे रखी है ये वाली। तो एक बार हमने इसको रेफरेंस मान के फिर से इक्वेशन लिख ली, अपने पास दो इक्वेशन आ गई। इन दो इक्वेशन में सिर्फ दो अननोन अपने पास अल्फा और टी, बाकी सब वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है और हमें टी की वैल्यू निकालनी है बस। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को मैं इधर ले आया तो r माइनस आर नोट वन हो गया, और इधर क्या बचेगा आपका, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ था तो r नोट वन अल्फा टी माइनस टी नोट वन आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और इस टर्म को उठा के इधर ले आया तो r माइनस आर नोट टू इज इक्वल टू आर नोट टू अल्फा टी माइनस टी नोट टू। ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। अब अल्फा को हमें गायब करना है, रिमूव करना है यहाँ से, तो इसको डिवाइड कर देता हूँ इस इक्वेशन से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस वन अपॉन दिस वन लेफ्ट साइड में, और राइट में दिस वन अपॉन दिस वन, और ये आ गया आपका दिस वन अपॉन दिस वन। अब इस टर्म को भी मैं इस तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ इसको मैंने पहले लिखा है टी माइनस टी नोट वन, और इसको इधर ले जाऊँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से